मक गया गल मुक देना ही, मक गया गल मुक देना ही। पावे सौ सौ जुमे पढ़ाइए, गंगा गया गल मुक देना ही। पावे सौ सौ गोते खाइए, गया गया गल मुक देना ही। पावे सौ सौ पंथ पढ़ाइए, बुल्ले शाह गलता यूं मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए। सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर तर के। तस्वीर फिरी पर दिल ना फिरिया, लैना की चलिया विच बढ़ के। बोलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के। नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल। कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, मत तिलक लगा के। नी मैं जाना जोगी देना। नमस्कार। कोई अपने पेशे में सुकून ढूंढता है तो कोई अपने शौक में, लेकिन जब पेशा और शौक दोनों ही सुकून पहुंचाने वाले हो तो बात ही कुछ अलग होती है। सोने पे सुहागे वाली बात होती है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी इसी तरह की हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन संगीत से भी जुड़ी हुई हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता बरार। पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शीलिक फैमिली शो में खास मुलाकात करेंगे गीता बरार के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू। डॉक्टर और म्यूजिक दोनों का कॉम्बिनेशन बोलते बहुत रेयर मिलता है, एक साथ नहीं मिलते दोनों चीजें। कैसे आई आप तक? मैं तो ये कहूँगी कि ये दोनों दोनों की बहुत गहरी यारी है, म्यूजिक की और डॉक्टर्स, क्योंकि ये दोनों ही लाइन सुकून देने वाली हैं। दोनों ही एक दूसरे से इस हद तक जुड़ी हैं और आज तो इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड है कि हम लोग खुद एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को कि आप म्यूजिक से जुड़ें और म्यूजिक में कुछ गुनगुनाएं, कुछ सुने, जिससे क्या है कि उससे आपकी खुद की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या हम लोग जिस तरह की लाइफ में जी रहे होते हैं, म्यूजिक एक थेरेपी है जिसके माध्यम से हम लोगों को एक सुकून मिलता है, हमारी लाइफ को एक अलग दिशा मिलती है और थोड़ा सा भी हमें लाइफ में जो भी टेंशन या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका थोड़े से टाइम के लिए ही सही लेकिन सुकून के पल उससे हमें मिलते हैं। आपका जो जुड़ाव था संगीत के प्रति वो किस तरह से, कब से हो? जी, वैसे तो मुझे बचपन से ये गॉड गिफ्ट है और बचपन से ही मैं रेडियो और ये सब सुनती आ रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता था स्कूल से आना और मतलब फ्री टाइम में मुझे ज़्यादातर यही था कि एक रेडियो चलाना और उस पर हमें गाने सुनते रहना, बहुत सुकून वाले और बहुत अच्छे लगते थे। धीरे धीरे हम स्कूल में आने लगे, फिर कॉलेज में आए तो वहाँ भी हम लोग प्रोग्राम्स में, स्टेज में हम लोग हिस्सा लेते रहे और उसमें बहुत हमको सराहा हमारी सिंगिंग को और डांसिंग को। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि चलो लाइफ में कुछ करना है तो मेडिकल लाइन हमारी फैमिली ने चूज़ की कि भाई मेडिकल लाइन में आपको जाना चाहिए। फिर हमने इसमें हाथ आजमाया और इसमें सफलता हासिल की और लाइफ को मेडिकल लाइन में भी हमने खूब जिया है उसको। आज भी म्यूजिक भी हमारा वहीं से इसी तरह से स्टार्ट हुआ था। पहले तो काफ़ी सालों तक हम लोग शौक किया करते थे
हाँ जी। कि हम लोग बचपन से गाने की आदत है, सभी फ्रेंड्स बैठ गए या कुछ ऐसे तो गुनगुना रहे हैं। धीरे धीरे पिछले कुछ 6-7 साल से मैं इसको प्रोफेशनली कर रही हूँ। मैं बीच में रुकूंगी आपको। आपने बात करे थे, आपने बोला कि परिवार ने कहा कि मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, तो आप फैमिली के कहने पे मेडिकल लाइन में गई या आपकी खुद का भी था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक्चुअली मेरे डैड पुलिस में थे और वो चाहते थे कि मैं पुलिस में ही जाऊं, और मुझे भी वो बहुत पसंद थी वो लाइन कि वो थोड़ा रौब और रुतबा रहता है उसमें। मुझे बहुत बेहद पसंद थी, पर किसी ट्रेजेडी के कारण मेरे डैड की डेथ हो गई। तो उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि इस लाइन में कोई टाइम टेबल नहीं है, आप फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं दे पाते। और ये भी मेडिकल लाइन भी एक ऐसी है कि हम लोग दूसरे के प्रति समर्पित होके और एक पेशेंट को एक तरीके से उसको हेल्प करते हैं, उसको दूसरी जिंदगी में लाने के लिए हमसे जितना अच्छा बन पड़ता है डॉक्टर उसकी सेवा करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड था। उनका सपना था, तो उनका साथ हमारा 16 साल की उम्र में छूट गया डैड का। तो उस कारण से हमने सोचा कि चलिए हम लोग एक बार कोशिश करते हैं उनके सपने को साकार करने के लिए। ये एक कारण था, बाकी तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल लाइन में। तो जब आपका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, आपकी पढ़ाई क्योंकि मेडिकल की थी, तो वो कुछ ऐसा टाइम पीरियड था कि कभी म्यूजिक आपसे छूटा हो, पीछे रह गया हो किसी टाइम पीरियड में? बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन में हमने अपनी पूरी कोशिश इंडिपेंडेंट अपनी मेहनत से यहाँ तक हम पहुंचे हैं। बिकॉज हमारे 16 साल की उम्र में हमारी फैमिली का साथ छूट गया था, मॉम डैड हमारे नहीं थे, तो और फैमिली में हमारी कोई और है नहीं। इस चक्कर में क्या है, हमने सारी मेहनत, जॉब अपना पार्ट टाइम किया और पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस और मेडिकल लाइन में हमने आगे अपनी डिग्री ली। और उसके बाद में म्यूजिक को भी हम कंटिन्यू, उस टाइम पे हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ टाइम हम म्यूजिक के लिए निकालते थे, लेकिन वो एक शौकिया होता था। तो आपने क्या कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह भी ली म्यूजिक की? जी बिल्कुल मैंने ली है। एक्चुअली मेरे गुरदास मान साहब हैं, मैंने उनसे काफ़ी नॉलेज ली है, काफ़ी मतलब, हालांकि मैं उनको इतना ज़्यादा मतलब एक गुरु की तरह पूछती हूँ कि मैंने पंजाबी में जो भी सीखा है, या कहेंगे कि वो एक अपने आप में ऐसी शख्सियत है जो लोग उनको सुनते हैं, हमारे पंजाबियों में सभी तो उनको एक लाइक देवता की तरह मानते हैं, क्योंकि वो एक संत नुमा है और बहुत लोगों का भला भी करते हैं और बहुत अच्छी सलाह भी देते हैं। तो मैं अपना गुरु उन्हीं को मानती हूँ। और बाकी मैंने इसमें डिग्री ली है, अभी मेरे फाइनल ईयर्स उसमें होने वाले हैं। इस साल उसके एग्जाम होंगे, लेकिन मेरी कंटिन्यू जो है, मेरी जिसको कह सकते हैं कि सीखने की जो लालसा है, वो मेरे ख्याल मुझे लगता है कि किसी भी संगीत प्रेमी के लिए या किसी भी सिंगर्स के लिए सारी उम्र भी उसको सीखने में लग जाए तो वो भी शायद कम है। मेडिकल प्रोफेशन में आप हैं मैम, डॉक्टर हैं आप, लेकिन संगीत को आपने एज ए प्रोफेशन कब आपने लिया सीरियसली कि हाँ मुझे अब इसे भी अपने प्रोफेशन के रूप में ही लेना है? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सीरियस तो मैं पिछले 1 साल से हुई हूँ। पिछले 1 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा शो किया था दिशा फाउंडेशन के दिशा फाउंडेशन है जयपुर में, उसके लिए, और वो डिसेबल बच्चों के लिए वो संस्था है, काम करती है। उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा चैरिटी शो किया था और उसमें हमने देखा कि हमने सर्वे किया उस दिशा में तो हमने देखा कि काफी बच्चे इस तरह से हैं कि वो जूझ रहे हैं अपने आप से। और जब मैंने पाया कि मैं इनके लिए एक शो ऑर्गेनाइज करूं, तो मैंने वहाँ के जो हेड हैं रेणु सिंह जी, उनसे मैं मिली। मैंने उनसे कहा कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे से सवाल किए, तो उन्होंने रिटर्न में मुझसे बाय मेल लिया कि ठीक है आप हमें रिटर्न में दीजिए। तो हमने रिटर्न में दिया कि हम इनके लिए एक शो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। और रविंद्र मंच पे एक बहुत बड़ा शो हुआ जिसके लिए लोग बढ़ चढ़कर वहाँ पर आए और बहुत लोगों ने हमको फंड किया। उसमें बहुत लाखों रुपए का फंड आया जो उन बच्चों के लिए खर्च हुआ जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं या उसमें किसी तरह की कोई कमी है। वहां से मुझे इतनी अच्छी मतलब एक तरीके से जुनून मेरे में पैदा हुआ कि मुझे साल में जो है कुछ संस्थाओं के लिए इस तरह के शोज करने हैं। और मैं एक लिरिसिस्ट हूँ, म्यूजिक कंपोजर भी हूँ, मेरे कई एल्बम्स आ चुके हैं। बहुत सारी बातें करनी है मैम आपसे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे फिर और बातचीत करेंगे।
तो शी डिड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी गीता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहेगा देखा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी डिड फैमिली शो और हमारे साथ है डॉक्टर गीता बरार। मैं आपसे करूँगी और भी जानूंगी आपके बारे में कि आपने बोला था कि आप गाने लिखती भी हैं। जी। मैं पहले आपसे चाहूंगी आपका लिखा हुआ कोई सॉन्ग आप हमें जरूर सुनाएं, उसके बाद मैं आपसे और बहुत सारी बातचीत करूंगी। जी, मैं लिखती हूँ हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी। जी। तो आप किस में सुनना चाहेंगे? हिंदी। अभी मेरा रिलीज होने वाला है, उस पर थोड़ा काम चल रहा है जी। और हिंदी में ही है, हिंदी में मैं सुनाती हूँ। हालांकि राजस्थानी में भी कई सॉन्ग्स हैं लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ, और जो हिंदी में मैं सुनाने जा रही हूँ वो अभी लॉन्च होने वाला है, उस पर थोड़ा काम है। मैं तुझको चाहूं या तू मुझको चाहे, तू मुझको चाहे या मैं तुझको चाहूं, तू मुझको मांगे या मैं तुझको मांगू। यारा ओ मेरे यारा, यारा मेरे दिलदारा, आपको लिखने का शौक कब से पैदा हुआ? एक्चुअली मैं लिखती तो पहले शेर और शायरियाँ लिखती थी, बहुत मजा आता था। और अभी जब से मैं संगीत को समझने लगी हूँ, उसमें जीने लगी हूँ, तो मुझे लगता है कि म्यूजिक में आप अपने दिल की फीलिंग लिखते हैं। आपके अंदर जो चल रहा होता है कि आपके दिल में क्या बात चल रही है, वो किस हद तक जा रही है, वो शौक मजाकिया है, तो आप एक मजाकिया सॉन्ग लिखते हैं। एक लिरिक्स को एक पैरामीटर में एक सेट करना होता है कि आपको इस मीटर में इसको लिखना है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग शायरियाँ लिखते हैं कि उसको बिठाना होता है, वैसे ही हमको संगीत को भी मीटर में हमें बिठाना होता है। तो वो सारी चीजें मैं पिछले 4 साल से इस म्यूजिक की जो ट्रेनिंग ले रही हूँ, उसमें जो सीख रही हूँ, उससे मुझे एक एक छोटी छोटी बारीकियों का मेरे को पता लगा कि भाई हमको मीटर में हमें किस तरीके से लिरिक्स को लिखना है। लिखने का मुझे पहले से ही उसके पैरामीटर पता होता है। अब सिर्फ जैसा मेरा मूड होता है, मान लीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ तो मैं अपने लिरिक्स में वो खुशी का माहौल, वो एक उस तरह की लाइनें आएंगी। मान लीजिए कि मेरा मूड किसी कारण से सैड है या मेरा दिल टूट गया है या कुछ ऐसे, तो वो दिल में जैसा फीलिंग आती है मैं वही एक कागज पे उतार देती हूँ और फिर उसे मीटर में बिठा के और उसका म्यूजिक तैयार करती हूँ। वाह, क्या तरीका है। बिल्कुल वो वैसे ही लिखता है इसी तरह से। मैंने बताया कि काफी अब एल्बम्स वगैरह भी आपके आने वाले, नया गाना आप जैसे अभी बता रहे थे लिखा है अटोली, इनके बारे में थोड़ा सा, जिसकी शुरुआत आपकी जो थी वो कब हुई, कब से आपने अपने म्यूजिक खुद का जो एल्बम के बारे में सोचा या सॉन्ग लिखना, सॉन्ग रिलीज करने के बारे में आपने क्यों सोचा? तो मुझे ये भी करना, स्टेज शो तो आप करिए नहीं। जी मैम, एक्चुअली मैंने लिरिक्स लिखना पिछले 1 साल से शुरू किया है। और उसका मैंने रीजन देखा कि मैं जब भी जहाँ जाती हूँ, मैं जिस जगह पर किसी भी इंसान के साथ कोई वार्तालाप होती है या कोई हालात ऐसा मैं देखती हूँ कि भाई किसी भी तरह का कोई अच्छा है, खराब है या किसी भी तरह की कोई हालात सामने आंखों के आते हैं, तो अंदर से कुछ ऐसे शब्द निकल कर आते हैं। किसी के लिए जैसे दुआ निकलती है, किसी के लिए बहुत अच्छा किया, ऐसी जो फीलिंग आती है। तो मेरे एक फ्रेंड हैं जो हमारी फैमिली फ्रेंड है, मिस्टर नकुल, ही इज ए वेरी बिग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। उन्होंने वो लिरिसिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं। तो वो मुझे हमेशा पिछले 2 साल से मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं हमेशा लिख के उनको शेयर करती थी ये मजाक के तौर पे। तो उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा लिखती हो, इसको थोड़ा सीरियस लो और तुम इस लाइन में हो तो तुम खुद लिख के और खुद के सॉन्ग्स बनाने के बारे में सोचो। तो फिर मैंने मजाक में ही एक राजस्थानी सॉन्ग लिखा, ऐसे ही फन के मूड में थी तो लिखा एक शरारती सा, और वो वीणा में बहुत हिट हुआ, बहुत सुपर हिट हुआ। एक नोक झोंक वाला एक सॉन्ग है, लड़की ससुराल में आती है
तो किस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाती कि अपने मायके से आके ससुराल में नहीं, उस पर एक आधारित, और वो भी हमारे आसपास ही कुछ ऐसी कहानी हुई थी, उसको देखते हुए वो दिमाग में थी माई कि अरे ये तो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, बड़े घर की लड़की है लेकिन यहाँ पर इसको इस तरह का माहौल मिल रहा है। फिर वो ऐसे धीरे धीरे हमको कुछ फीलिंग आने लगी और हम वो सब एक कागज पे उतारने लगे और फिर धीरे धीरे वो सेट होती चली गई। फिर उसकी बारीकियां हमने सीखी कि भाई हम लिरिक्स को किस तरीके से कितने मीटर में कैसे उसको लिखना होता है, तो उसके बारे हमने काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पर, और भी हमारे कुछ सीनियर्स हैं उनसे जो लिरिसिस्ट हैं। तो क्या है कि मेरा खुद का मैंने एक रजिस्ट्रेशन करा रखा है जो कि लिरिसिस्ट के लिए होता है स्पेशली जी। तो मेरी जो कंपनी है उसमें हम लोग सारे ओरिजिनल एल्बम्स और जो आर्टिस्ट, क्योंकि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही हूँ, और अभी वो 21 दिसंबर का था, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग उसको 1 फरवरी को लॉन्च करेंगे। ज्वेल्स ऑफ इंडिया, यस, ज्वेल्स ऑफ इंडिया को हम लोग 21 दिसंबर को लॉन्च कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ ऐसे कारण हो गए जिसके कारण से हम उसको 1 फरवरी को स्टार्ट करेंगे। 1 फरवरी को हमारा बड़ा शो होगा यही जयपुर में ही, और उसमें हम चाहते हैं कि राजस्थान के हर एक उस आर्टिस्ट को भाग लेना चाहिए जिसके पास आर्ट तो है लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं चाहती हूँ दिल से कि उनको एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दूं, बिकॉज मेरे साथ में बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बॉम्बे से जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि एक एक्चुअल आर्टिस्ट है उसको उसमें वो पैदाइशी खुद ही होता है, आर्ट हमें पैदा किया नहीं जाता, वो खुद ही होता है। और वो जब जिनके अंदर है उनके पास ऐसा जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उस हुनर को दिखाने के लिए, तो आप गीता जी निकालें और हम लोग मिलके उनको प्रमोट आगे लेकर आते हैं। तो हमारे जो ओरिजिनल एल्बम आने वाले हैं तो इन सभी आर्टिस्ट को हम लोग एल्बम्स में, और हिंदी पंजाबी मूवीज हमारी प्लान कर रहे हैं, उसमें हम इन सब आर्टिस्ट को लेना चाहते हैं। थोड़ा सा बताइए किस तरह आप किसी से इंस्पायर है म्यूजिक इंडस्ट्री में, या किसी सिंगर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, या किसी को आइडियल मानती हैं आपका? बिल्कुल मानती हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं गुरदास मान साहब को एक्चुअली मेरी लाइफ में जो सबसे बेस्ट जिसको मैं मानती हूँ, इंसान का कैरेक्टर, एक सच्चाई, आदमी सच बोले और उसका जो कैरेक्टर हो उसके साथ अगर वो काम करे, किसी भी काम को अगर वो करता है तो वो जरूर सफल होता है। गुरदास मान साहब में मैंने ये बात देखी है कि वो कैरेक्टर वाइज मतलब एक गॉड है, उन्होंने जो बोल दिया मतलब वो सच है, वो होगा, और मैंने ऐसा महसूस किया है उनके अंदर। और उनकी गायकी में भी, उनके लिरिक्स में, वो खुद लिरिक्स लिखते भी हैं और मैं उन्हीं से मतलब प्रेरणा लेती हूँ कि वो जो लिखते हैं उन लिरिक्स में कुछ मीनिंग होता है जी, और कुछ मैसेज होता है सबके लिए, और उसी टाइप के। ठीक है, कई बार मैं मूड में होती हूँ तो ऐसे मजाकिया मतलब शरारती वाले जरूर लिखती हूँ, फन के लोग फन एंजॉय करें उसको, लेकिन चीप नहीं होता मेरे लिरिक्स में, सब में एक मैसेज होता है। बहुत देर होगी मैं बातचीत करते हुए, मैं चाह रही थी एक छोटा सा गाने की कुछ लाइन हो जाए, उसके बाद ब्रेक लेंगे। पहले आपकी कुछ लाइन, कुछ गाना सुनना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, सिंगर को साथ में बिठा रखा तो गाना सुने, मेरा तो हमारा काम ही हो सकता। जी बिल्कुल, किस भाषा में सुनना चाहेंगे? मैं देखो जिसमें आप सुनाना चाहेंगे। पंजाबी में आपने सुना दिया, हिंदी में आपने सुना दिया, चलिए राजस्थानी सुनते हैं फिर इस बार। ओके, राजस्थानी के जो मेरा खुद का ही कंपोज किया हुआ है, मैं उसकी कुछ लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल। एक लड़की जब ससुराल में आती है, अच्छी फैमिली को होती है और ससुराल में आती है तो एडजस्ट नहीं कर पाती, तो वो अपने हस्बैंड को कैसे शिकायत करती है, उसके ऊपर मैंने लिरिक्स लिखी थी। थारो नखेरो घण्यो है भरतार, मैं जौली पी हरिए, थारो नखेरो घण्यो है भरतार, मैं जौली पी हरिए, मारे बाबा की बड़ी हवेली था के अठे है अटारी, मारे बाबा की बड़ी हवेली था के अठे है अटारी, नैयो रे बाने अठे ठोर, मैं जौली पी हरिए। मतलब मेरे बाबा की तो बहुत बड़ी हवेली है, तुम्हारे बहुत छोटा सा है, या रहने लायक ऐसी जगह नहीं है, मैं तो मेरे मायके ही जाऊंगी। लेकिन उसका मैसेज ये, वो नॉक जोक उसका चल रहा है। जी, बिल्कुल मस्ती वाला गाना है। बहुत अच्छी। मैम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे और बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो शीरी फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी गीता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता बरार। मैम, बहुत सारी आपसे बात हुई है, लेकिन मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। आप पंजाबी हैं, जयपुर के रहने वाली है, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, एजुकेशन वगैरह आपकी सब कहाँ से? मैं गंगानगर से बिलोंग करती जी। हूँ और जट फैमिली से हूँ और मेरी बहुत खूबसूरत सी फैमिली है। माँ नहीं है, बचपन में उनका साथ छूट गया जी। और मेरे जो डैड थे वो पुलिस में थे, उनका वो मुझे 16 साल की उम्र में जी, उनकी जी, डेथ हो गई। मेरे बड़े पापा हैं जिन्होंने मुझे गोद लिया है और मुझे बहुत 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 मतलब प्यार देते हैं। वो मेरे माँ पापा सब कुछ हैं आज की डेट में। और एक मेरे अंकल हैं मिस्टर सुरेंद्र पाल बेदी, जो दिल्ली रहते हैं। उनको आप कहेंगे कि वो मतलब मेरे अंकल कम दोस्त बहुत ज़्यादा हैं और मुझे हर छोटे बड़े सही फैसलों में, रास्ते में, हर जगह मेरे साथ खड़े हैं और मेरा साथ देते हैं। एक मेरी दोस्त हैं शशि, ये मुझे हमेशा जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम या कुछ करती हूँ, जब भी मैं सलाह देती हूँ तो एनी टाइम मेरे लिए हमेशा फ्री रहती है, चाहे कितने भी बिजी हो। और उसमें मुझे पूरा सपोर्ट करती है, एक छोटी बहन की तरह, एक दोस्त की तरह, अपने सारे काम छोड़ के कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, बताओ क्या करना है। तो शशि का नाम आपने लिया, तो उनसे आप पूछूंगी आपके बारे में। आप दोनों दोस्त हैं, कितने सालों से आप फ्रेंड्स हैं? ये पहले आप मुझे ये बताइए। हम पिछले 5 साल से हम लोग ऐसे ही मिले थे किसी जी, प्रोग्राम में जी। और मिले तो मुझे इनका जैसे स्वभाव बहुत अच्छा जी, लगा। जी। अच्छा लगा तो कई बार क्या होता है कि हम जब फ्रेंड से या किसी से भी पहली बार मिले हैं, खासकर तो गले मिलते हैं, गले मिले तो बहुत अच्छी सी वाइब्रेशन आई। उसके बाद हम लोग कई बार तो हम लोग खूब लंबी लंबी बातें कर लेते हैं, कई बार नहीं होता तो हम 2 महीने तक की बात नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों में ऐसा होता अपने है। अपने काम में दोनों बिजी हाँ, रहते जी, हैं। जी। लेकिन जब भी मुझे इनकी हेल्प की जरूरत है या इनको मेरी हेल्प की जरूरत है किसी भी तरीके से, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैम, शशि जी के बारे में बात करें तो आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, तो मुझे लगता है उनसे अब मैं आपके बारे में सारी पूछताछ करूंगी। आपकी जो कमियां हैं वो मुझे लगता है वो जरूर बताएंगे। थैंक गॉड, अगर वो बता दे तो मजा आ जाए। अच्छा, चलिए ठीक है, उनसे पूछते हैं। शशि, आप दोनों इतने सालों से दोस्त थे, 4-5 साल हो गए आपकी दोस्ती को। तो सबसे अच्छी चीज इनमें क्या आपको ऐसी लगी जो आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है? फर्स्ट इज उनका नेचर विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा नेचर है उनका, हेल्पिंग नेचर भी है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सोफिस्टिकेशन, जो कि हर इंसान में होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि उनकी सिंगिंग, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब वो गाती हैं तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि उनको ऑडिशंस जो होते हैं वो ऑडियंस जो है वो देख रही है या नहीं देख रही, वो फुल मस्त होके गाती हैं। वो चीज़ बहुत अच्छी, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है इनका गाने का, जो मुझे बहुत पसंद है। कुछ ऐसी चीजें जो नापसंद हो? नहीं, अभी ऐसा मुझे कुछ नोट किया नहीं, इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। जब दोस्ती होती है तो आपस में थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक दोस्तों में जरूर होती है। आप दोनों में क्यों होती है, किस बात को लेकर होती है, आप बताइए। एक्चुअली मुझे काली कॉफी मतलब ब्लैक कॉफी पसंद है और इसको पसंद नहीं है। आज भी हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो उसका 200 कुछ रुपए का चार्ज हुआ और ये लेकर इन्होंने ऑर्डर तो कुछ और किया था, वो ब्लैक कॉफी लेके आ गई और फिर आके उसको बहुत सारे भजन दे रही थी कि ये मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये अच्छा, मैं कूल इसलिए थी कि मुझे वो पसंद थी। इसने लास्ट तक मैंने बड़े मजे से उसको पिया और ये हमेशा बस उसके पीछे। और मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कभी बैठे हैं तो जैसे मैं कहती हूँ कि भाई मैं पैसे देती हूँ और ये कहती है कि नहीं मैं दूंगी, तो बस उसमें हमारा कई बार हो जाता है, हम जब भी होते हैं। और एक चीज और कि ये एक जयपुर के दूसरे कोने पे रहती हैं और मैं जयपुर के और दूसरे कोने पे रहती हूँ, तो हमारी दूरियां करीब 40 किलोमीटर का दायरा है। तो जब भी हम लोग मिलते हैं तो मैं रास्ते हमेशा भूल जाती हूँ और इनको सारे रास्तों का पता होता है। दिस इज द माइनस पॉइंट ऑफ हर। मतलब अगर आप उनको कहीं बुलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली शी विल बी देयर कि हाँ मैं आ जाऊंगी। अगर आप उनसे कहेंगे ना कि आप वहां से कुछ कैरी करना है या आपने कहीं उस रास्ते से जाना है, तो उनको रास्तों का आइडिया नहीं है। दिस इज द माइनस पॉइंट ऑफ हर। उनको नहीं पता होता कि रास्ते में आया क्या था। तो बाकी तो ओवरऑल शी इज वेरी गुड। आपको लेके घूमना चाहिए, मतलब कुल मिला के कहीं जा रहे हैं तो आप लेके कई बार ऐसा ही लगता है कि यार गलती हो गई, मुझे वहीं जाकर के उनको लेके आना था। ये तो क्योंकि इतना लंबा रास्ता मैं बार बार नहीं बता सकती ना, अब आप यहाँ पहुंचे। हालांकि अभी तो इतना कन्वीनियंट हो गया लोगों के लिए गूगल से ये सब चीजें, पर कई बार उससे भी नहीं हो पाता है। इंसान को लगता है फोन पे पूछ लो
तो वो बड़ा कई बार इरिटेटिंग होता है मुझे जाके लेके आना चाहिए। अच्छा, आज जब आप दोनों आ रहे थे तो आज क्या गड़बड़ हुई थी ये बताइए मुझे। आज भी छोटी सी गड़बड़ हुई थी कि इन्होंने मुझे बोला कि शशि आप वहां आ जाइए, इन्होंने मुझे बता तो दिया वहां आ जाइए, बट उनको प्रॉब्लम इसकी ना जब उनको पता ही नहीं कि आना किधर है। बस एक जोधपुर मिष्ठान भंडार बना है। अब जयपुर में सो मैनी जोधपुर मिष्ठान भंडार ओवर देयर, मैं कौन से मिष्ठान भंडार पे जाऊँ तो प्रॉब्लम बस देयर। तो मैं वहां जाके आके वापस आ गई बिकॉज मेरे को उन्हें दिखे नहीं। तो ये थोड़ा सा है, फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा ये एरिया हो सकता है तो वहां हो सकता है, उस रास्ते से फिर मैं गई। बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं रास्ते बहुत जानती हूँ, वो टचवुड इसलिए मैं पहुंच गई, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते थे। इनका ये माइनस पॉइंट है जो कि मेरे को भी बताना था। बल्कि भाई बोलिए, अब क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहूंगी कि ऐसी दोस्त सभी को मिले, और मतलब मैं रास्ते भूलती हूँ, मैं एक्सेप्ट मैं करती हूँ इस बात को, और मुझे मजा तो तब आता है कि मेरे को जहां तक मैं पहुंच सकती हूँ वहां पहुंच के, और फिर मैं इनको कहती हूँ भाई अब तुम आ जाओ और यहाँ से फिर साथ चलेंगे। कितने साल हो गए मैम आपको जयपुर में रहते हुए? मेरा तो बचपन यहीं का है। मैं 6 महीने की मेरे डैड यहाँ लेकर आ गए थे, तब से लेके अब तक मैं जयपुर में ही पली। फिर भी आपको रास्ते नहीं पता? ये तो अब तो मैं भी शिकायत करूंगी इस बात की। रास्ते तो मुझे पता है। मैं क्या करती हूँ एक्चुअली, म्यूजिक मेरा कान में ऐसे लगा हुआ होता है, और या फिर गाड़ी को बहुत तेज उसमें म्यूजिक में लाउड करके, और फिर बस स्टीयरिंग हाथ में होता है, और बस मेरे को ये पता होता है कि मुझे वहां जाना है, और टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ। 4 बजे मुझे जाना है, 5 बजे मुझे वहां पहुंचना है। तो मैं क्या करती हूँ कि घर से मैं कम से कम 2 घंटे पहले निकलूंगी, आराम से घूमते घूमते म्यूजिक के साथ गाते, और खूब जोरदार गाती हूँ, जैसे कि इतनी आवाज उसकी आ रही होगी माइक में, उतनी आवाज मेरी, और फिर मजे से गाड़ी चलाती हूँ। उस चक्कर में मैं रास्ते भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि किधर से कैसे जाना है। कई बार होता है। अच्छा, कई बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं फंस चुकी हूँ कि मुझे लाइट का ध्यान नहीं रहता, फिर थोड़ी देर बाद में ध्यान आता है कि अरे लाइट थी और मुझे गाड़ी मैंने ऐसे निकाल ली। पर सुधार रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ उन गलतियों में सुधार। जैसा बोल रहे हैं कि लाइट का ध्यान नहीं रहा और गाड़ी निकाल ली उन्होंने रेड लाइट के ऊपर, तो कभी ऐसा हुआ आप दोनों साथ में और पकड़े गए हो? पकड़े जाते हैं, फिर ये फाइनली करते हैं कि पुलिस वाला तो अपना काम करता है कि मैडम आप साइड में लगाइए फलाना, ये पेपर्स फॉर्मेलिटी। तो इनका आंसर ही होता है सर आप गाड़ी रख लीजिए, चाबी मैं ले जा रही हूँ, जब आपकी पेपर फॉर्मेलिटी का मुझे लगेगा मैं आ जाऊंगी गाड़ी। तो ये गाड़ी छोड़ के आ जाती है वहाँ पे। चलिए, तो शशि आपकी फ्रेंड सिंगर है और आप इवेंट्स के उससे फील्ड से जुड़ी हुई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता गाना वाना आपको नहीं आता हो, और कम से कम फ्रेंड की संगत में तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। नहीं, एक्चुअली मुझे सच में गाना नहीं आता। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी मेरे ब्याह पे वही गा दें क्योंकि मैं गाऊंगी तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहूंगी फिर चलते चलते मैम आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, वो जरूर प्लीज दीजिए। मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे घरों में जो बच्चियां हैं या जो बहुएं हैं, जो हमारे घर में एक लक्ष्मी का रूप होती है, एक सरस्वती का रूप होती है, और मैं जिस एरिया में रहती हूँ, या मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ का जो तजुर्बा रहा है वो ऐसा रहा है कि मैंने आसपास के माहौल में ये देखा है कि बच्चियों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता उनको आगे बढ़ने के लिए, खासकर कि बच्चियां इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, और जो रूरल एरियाज में हैं। मैं चाहूँगी कि बस आप उन बच्चों को सपोर्ट करें, जो बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनको साथ दें, और उनको आगे बढ़ने में उनका पूरा सहयोग। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है ये। जी बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो ये थी शी फैमिली शो में हमारे साथ डॉक्टर गीता बरार। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।